हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स या सेट थ्योरी चैप्टर को लेके आए हैं। ये हमारा उसका बच्चों लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सेट्स के बारे में बेसिक्स जानेंगे। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हो, आप लोग जस्ट अभी क्लास 10th के पेपर देके क्लास 11th में आए हो, और क्लास 11th की जो पढ़ाई होती है बच्चों, वो 10th के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होती है बच्चों। अब 11th 12th में जो चीजें होती हैं 10th के मुकाबले ज्यादा होती हैं, मुश्किल होती है और नई सी होती हैं बच्चों। ठीक है, कुछ बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी आपको, और हम आपको नई नई चीजें बताएंगे इसके बारे में। और शुरू करते हैं बच्चों, आइए हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 1 है बच्चों, सेट्स का। जैसा कि आपको दिख रहा है, लेक्चर 1 क्लास 11th मैथ्स सेट्स। ये हमारा सेशन 25-26 चल रहा है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेट होता क्या है, व्हाट इज अ सेट। ठीक है, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, सेट क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हें सेट की डेफिनेशन बताता हूं। मैंने कहा सेट की डेफिनेशन लिख देता हूं साथ में। मैंने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा सेट क्या होता है। मैंने कहा सेट इज अ मैंने कहा बच्चों सेट इज अ वेल डिफाइंड मैंने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आया जी? नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा, डेफिनेशन से मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो मैंने कहा इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। एक वर्ड तो बच्चों इसमें यूज हुआ है वेल डिफाइंड, एक वर्ड बच्चों इसमें हुआ है कलेक्शन, एक वर्ड इसमें यूज हुआ है डिस्टिंक्ट, और एक वर्ड बच्चों इसमें यूज हुआ है ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे सामने सेट की डेफिनेशन के अंदर, जिसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने बताया, मैंने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो बताता हूं बच्चों वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, मैंने कहा वेल डिफाइंड का मतलब मोटा मोटा अगर मैथ्स में देखा जाए यहां पे सेट के अंदर, मैंने कहा यहां पे इसका मतलब होता है सेम फॉर ऑल। मैंने कहा वो चीज सबके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम फॉर ऑल। मैंने कहा डिस्टिंक्ट का मतलब अगर किसी ने जानना है, मैंने कहा अगर किसी ने मतलब डिस्टिंक्ट का जानना है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। क्या मतलब होता है? अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्ट का मतलब जानना है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सेट, मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये इसका बच्चों मतलब होता है। बात क्लियर? अच्छा, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा कर लो एक साथ, इसको कहते हैं सबको एक साथ कलेक्ट कर देना, एग्रीगेट कहते हैं बच्चों। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सबको मिला लेना एक साथ। ठीक है, मैंने कहा एग्रीगेट, सबको साथ ले लेना, सबका कलेक्शन। ठीक है, अच्छा अभी भी क्लियर नहीं हुआ जी? मैंने कहा एग्जाम्पल देते हैं बच्चों सेट का। मैंने कहा सेट का मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को क्लियर होगा। मैंने लिखा एक सेट ए, मैंने लिखा एक सेट ए बराबर सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने वॉवल्स को, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवल्स होते हैं उनको क्या बोल दिया? सेट बोल दिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं समझाता हूं। इंग्लिश अल्फाबेट्स, मैंने कहा सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा मैंने इसको सेट कैसे बोला? मैंने कहा मैंने इसको सेट क्यों बोला, खाली वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्यों नहीं बोला? मैंने कहा ए एक चीज है जिसके अंदर वॉवल्स लिखे हैं, सेट कब बना ये? मैंने कहा कोई चीज सेट जब बनती है जब वो वेल डिफाइंड होती है, कलेक्शन होती है, डिस्टिंक्ट होती है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बात क्लियर? मैंने कहा कैसे? मैंने कहा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा सेम फॉर ऑल। सही बात है। मैंने एक बच्चे से, तुम में से किसी एक से पूछा, मैंने कहा सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट,
एक बच्चे ने मुझे बताया सर AEIOU, AEIOU। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा सर AEIOU। जब तक बच्चा सही चीज बता रहा होगा तो हर बच्चा, चाहे वो कहीं का बच्चा हो, किसी स्कूल का हो, किसी क्लास का हो, वो मुझे जवाब में AEIOU देगा। मैंने कहा मतलब है मेरा जो सवाल है वो वेल डिफाइंड है, मतलब सबके लिए एक जैसा है, उसका जवाब सबका एक जैसा है। मैंने कहा कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एग्रीगेट। मैंने अलग अलग वॉवल्स लिए, AEIOU, सबको साथ बोल दिया, कलेक्ट कर लिया, AEIOU ऐसा बोल दिया। उसके बाद डिस्टिंक्ट, मैंने कहा सब अलग अलग है, डिफरेंट है, AEIOU 5 है, अलग अलग है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट। ये मेंबर्स ऑफ अ सेट क्या होता है? मैंने कहा जो ये AEIOU है ना, अल्फाबेट्स है, इंग्लिश अल्फाबेट्स, AEIOU जो वॉवल्स है, यही एलिमेंट्स कहलाते हैं किसी सेट के। ठीक है, मैंने सेट ए लिखा, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैं एक और दे रहा हूं, मैंने कहा मैंने एक चीज लिखा है बी, मैंने कहा मैंने लिखा सेट ऑफ, मैं इसको सेट, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, टिक मार दिया मतलब सेट है। ठीक है, ये सेट है। मैंने कहा बी है सेट ऑफ, मैंने कहा बी है सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ आर कंट्री, ऑफ आर कंट्री। मैंने कहा ये सेट नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा ये सेट कभी नहीं बनाएगा। मैंने कहा ये सेट कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है ना, क्योंकि मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने कहा ये वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड है ही नहीं। मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड वर्ड कभी वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने किसी बच्चे से पूछा, सर बच्चों बता दो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। किसी ने मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का 4-5 अलग अलग नाम ले लिए। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने 4-5 अलग अलग नाम ले लिए। एक और बच्चे से पूछा, उसने कुछ और ही नाम ले लिए। ठीक है, तो मैंने कहा सेम फॉर ऑल तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर सेम फॉर ऑल नहीं हुआ तो मैंने कहा वो सेट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो होता है, वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कभी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सेट हटा देते हैं। मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बी इक्वल टू, मैंने कहा ये कलेक्शन तो है, मैंने कहा ये कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं होगा। कलेक्शन तो मैं कर दूंगा लेकिन वो सेट तभी कहलाएगा जब वो ये डेफिनेशन फुलफिल करेगा, और ये वो डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगा। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ऑफ अ कंट्री, मैंने कहा इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। तो मैंने कहा यह है सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैं यहां पे क्या बताने जा रहा हूं अब, मैंने कहा मेथड्स बताने जा रहा हूं कितने तरीके से एक सेट को लिखा जा सकता है। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा सेट को किन तरीकों से समझाया लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है बच्चों। मैंने कहा सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एनी ऑफ द टू वेज। मैंने कहा अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड, मैंने कहा अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एनी ऑफ द टू वेज। मैंने कहा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैं मेथड लिखने जा रहा हूं, इनमें से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल हो सकता है। मैंने कहा पहला ए, मैंने कहा पहला है भाई रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर, नाम है बच्चों रोस्टर फॉर्म
कुछ लोग इसको रोस्टर ना बुला के कुछ लोग इसको टेबुलर नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा इसको कुछ लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा महसूस होगा आप लोगों को। एक्चुअली में क्लास 10 से ना क्लास 11 बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे या मुझसे कभी 10th में पढ़े होंगे, तो बच्चों वीडियो को पूरा अच्छे से प्लीज अंत तक देखना, तुम्हें समझ में आएगा। क्लास 11 थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। एक और बात, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं बच्चों, रिजवान सर का रिजवान खान फिजिक्स करके एक चैनल है, हमारे साथ ही रिजवान सर पढ़ाते हैं, उनका भी एक चैनल है जिसमें वो फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों। तुम्हें उसमें क्लास 11 की नीट जेई की फिजिक्स, क्लास 11 की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स सब उसमें मिलेगा। उसमें तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो उसमें बना चुके हैं, वो तुम्हें मिलने लगेगा बच्चों। उस वीडियो को जाके उनके चैनल में प्लीज जरूर चेक करें, और चेक करने के लिए रिजवान खान फिजिक्स देखना, सबसे पहला चैनल मिलेगा आपको उसमें ऊपर, उसमें क्लिक करना और प्लेलिस्ट में जाना बच्चों, और अपने चैप्टर्स सर्च करना, उसमें आपको क्लास 11 के वो चैप्टर्स मिल जाएंगे जो आपके कोर्स के हैं। ठीक है, थोड़े लेक्चर्स लेंदी होंगे जरूर, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन रहेगा रिजवान सर का, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी रिजवान सर के चैनल में देखने से। ठीक है, बहुत बढ़िया आपको फिजिक्स आएगी। अच्छा, कुछ बच्चों ने कॉमर्स ले ली होगी, मैथ्स होगी मे बी या नहीं होगी, तो बच्चों उन बच्चों के लिए भी कह रहे हैं एक चैनल है डॉक्टर ललित जोशी, वो भी हमारे साथ के ही सर हैं, डॉक्टर ललित जोशी, वो भी यहीं को बिलोंग करते हैं। ललित कॉमर्स क्लासेस करके उनकी क्लासेस हैं, वो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, पीएचडी भी कर चुके हैं बच्चों, और काफी अच्छी कमांड है उनकी कॉमर्स में। उसमें आपको बच्चों पूरा का पूरा कॉमर्स का सेक्शन, बिजनेस, ये बहुत अच्छी बात है, उस चैनल में आपको बिजनेस भी मिल जाएगा बच्चों, अकाउंट्स भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा बच्चों, तीनों पूरा उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग उनका चैनल जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उनका चैनल भी जाके चेक कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से देखोगे। वो भी एक बहुत बेहतरीन टीचर है बच्चों हमारे, ठीक है ना, वो भी हमारे साथ के ही हैं, चैनल बस अलग अलग हैं हम लोगों के, लेकिन रिजवान सर जो है वो बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं, ललित सर जो है बहुत बेहतरीन कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग का रिवीजन भी होगा, एग्जाम में भी मदद होगी और आराम से पढ़ भी सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बच्चों वापस आते हैं। मैंने कहा सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड होते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा बी है बच्चों टेबुलर फॉर्म। बी है बच्चों टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सॉरी टेबुलर फॉर्म तो लिख दिया, रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दूसरी फॉर्म होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं बच्चों इसको? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मेरी बात बच्चों सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, रोस्टर फॉर्म को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। ठीक है, मैंने कहा हेडिंग डाल देते हैं रोस्टर फॉर्म। मैंने कहा अगर इस फॉर्म की बात बताऊं, मैंने कहा इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है। एलिमेंट्स की क्या बनाई जाती है? लिस्ट बनाई जाती है। उनको एक दूसरे से कॉमा कॉमा करके सेपरेट किया जाता है और उनको ब्रेसेस के अंदर डाल दिया जाता है। मैंने कहा इन दिस फॉर्म, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने कहा in this form a set is, मैंने कहा in this form a set is described by, a set is described by listing, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है by listing elements separated by commas, by listing elements separated by commas। ठीक है, मैंने कहा in this form a set is described by listing elements separated by commas within braces, within braces। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, within braces कुछ ऐसे दिखते हैं बच्चों वो ब्रेसेस, हाँ ऐसे दिखते हैं वो ब्रेसेस, चेक कर सकते हैं आप, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक सेट ए दे रखा है, मैंने कहा एक सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा मेरे को एक सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? मैं चाहता हूं मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, क्लास 10th नहीं है 11th है, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सेट ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, तो मैंने कहा उसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ए लिखूंगा, लिस्ट बनाऊंगा ए ई आई ओ यू, और उनको कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस में लिख दूंगा। दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। इसको कहते हैं बच्चों, ये मैंने सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है ये है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म। अच्छा, मैं तुम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में ही एक नोट लिखवाना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाना चाहता हूं। प्लीज बच्चों, तब तक के लिए इतना नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों उसको पॉज करके नोट कर लो स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक है? फिर आगे की बातें करेंगे, प्लीज नोट कर लो उसको। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। मैंने कहा फिर से थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैं एक सेट और एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। मैंने सेट है तो सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बनाया था। मैं एक सेट बी बनाना चाह रहा हूं बच्चों, मैं एक सेट बी बनाना चाह रहा हूं, और सेट बी में बनाना चाह रहा हूं सेट ऑफ फर्स्ट 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5 बी सेट बनाने जा रहा हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। मान लो प्राइम, पहले 5 प्राइम नंबर्स का बच्चों में सेट बनाने जा रहा हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। मैं इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, रोस्टर फॉर्म। मैंने कहा याद कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। मैंने कहा इस फॉर्म में a set is described by listing elements separated by commas within braces। ग्रीन पेन से लिखा है बच्चों, in this form a set is described by listing elements separated by commas within braces। मैंने कहा मेरे को पता है पहले 5 प्राइम नंबर, 2 होता है पहला प्राइम नंबर, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। तो मैंने कहा मैं सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। मैंने कहा लिख दूंगा जी। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, उनकी लिस्ट बनानी होती है और उनको कॉमा से सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास सेट बी है। मैंने कहा ये मेरे पास सेट बी है। पहली बात, मैंने कहा पहली बात ये जो 2 है ना बच्चों, ये जो 2 है ना बच्चों, ये जो 3 है ना बच्चों, ये जो 5 है ना बच्चों, 7 है ना, 11 है ना, ये सब हैं सेट के मेंबर्स। क्या हैं ये? मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स। ये सेट के ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा ये सेट के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। तो मेंबर्स बोलो सेट के, ऑब्जेक्ट्स बोलो सेट के, एलिमेंट्स बोलो सेट के, ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स समझ गए, ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां सुनोगे बच्चों। मैंने कहा एक नोट लिखूंगा मैं इन चीजों के बारे में। मैंने कहा एक नोट लिखूंगा मैं इन चीजों के बारे में। नोट ये लिखना है बच्चों कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने पिछली बार सेट का नाम ए रखा था, इस बार सेट का नाम बी रखा है। अगला सेट बनाऊंगा तो सी रखूंगा, अगला बनाऊंगा तो डी रखूंगा, लास्ट बनाऊंगा तो जेड रखूंगा, ए से जेड तक, और लिखूंगा कैपिटल लेटर में। तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। द नेम ऑफ अ सेट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। ध्यान दो भाई, पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। ठीक है, मैंने कहा
द नेम ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय, मैंने कहा जो सेट का नाम है, द नेम ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, इनमें से कुछ भी, ठीक है, पहली बात। मैंने कहा दूसरी बात, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये किस ऑर्डर में लिखे हैं ये मैटर नहीं करता, आगे पीछे कर सकते हो। जैसे 2 3 5 7 11 को तुम लोग चाहो तो 7 11 5 3 2 लिख दो, या ऐसा करो 2 को लास्ट में शिफ्ट कर दो, 3 5 7 11 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सेट को, सेट बी रहेगा तब भी सेट बी ही रहेगा, उसको सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन, मैंने कहा द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स of a set, the order in which the elements of a set are written, the order in which the elements of a set are written makes no difference, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे इस विषय में। मैंने कहा एक काम करता हूं, एक सेट है ए ई आई ओ यू, मैंने कहा एक सेट है, अभी जाना था तुमने, एक सेट है ए ई आई ओ यू जिसका नाम है सेट ए, ठीक है, जिसका नाम है सेट ए। मैंने कहा मैं एक और सेट लिख रहा हूं बी, मैंने कहा ई ओ आई यू ए, मैंने कुछ नहीं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऑर्डर आगे पीछे कर दिए। मैंने कहा ए एंड बी दोनों सेम सेट्स हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मैंने कहा हियर सेट ए एंड सेट बी आर बोथ सेम सेट्स, मैंने कहा दोनों के दोनों सेम सेट हैं बच्चों। मैंने कहा हियर सेट ए एंड सेट बी आर बोथ सेम सेट्स, यहां पे सेट ए और सेट बी दोनों एक ही सेट से, अलग अलग सेट नहीं है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, मैंने कहा सेट के अंदर अगर एलिमेंट रिपीट कर जाएं तो उससे भी सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो एक सेट है ए बी सी, उसमें अगर मैं ए को 2 बार लिख दूं, बी को 2 बार लिख दूं, सी को 2 बार लिख दूं, 3 बार 50 बार लिख दूं सी को, वो रहेगा एक ही बार सी, वो काउंट एक ही बार करेगा, ठीक है। सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं करते एलिमेंट्स का, अगर रिपीट हो रहे हैं, सेट है और गलती से 2 बार लिखा गया है तो उसको इक्वल टू सिंप्लीफाई करके वापस एक ही बार लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, मैंने कहा the repetition of elements in a set also makes मैंने कहा the repetition of elements in a set also makes no difference, मैंने कहा no, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ऑल्सो मेक्स नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑल्सो मेक्स नो डिफरेंस। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एग्जाम्पल तो बताना ही पड़ेगा जी, तभी समझ में आएगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैंने कहा मेरे पास एक और सेट है बी
ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा सी, या 2 बार सी लिखो, समझ रहे हो? मैंने कहा ये दोनों सेम सेट्स है, ये दोनों सेम सेट्स है। क्यों सेम सेट्स है? मैंने कहा हेयर सेट ए एंड सेट बी आर, क्यों है वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूं। हेयर set A and set B are, here set A and set B are both same sets, are both same sets। अच्छा कैसे? मैंने कहा सेट बी को देखो, मैंने कहा सेट बी को देखो, मैं सेट बी को ना सिंप्लीफाई करके कुछ और लिख सकता हूं। क्या? मैंने कहा मैं इसको बराबर लिख सकता हूं ए बी सी, ए बी को 2 बार की जगह 1 बार, सी को 2 बार की जगह 1 बार, हो गए ना बराबर ए और बी सेट्स, तो दोनों सेम सेट्स है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो इसका मतलब है रिपीटेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों उसको नोट कर लो पॉज करके, प्लीज पॉज द वीडियो। नोट कर लो बच्चों सब लोग। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं वो सीख लिया, उससे रिलेटेड एक नोट हमने तुम्हें उसमें बताया। अब चलते हैं बच्चों बी पार्ट, मतलब दूसरे तरीके से जैसे सेट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने कहा दूसरा तरीका है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा दूसरा तरीका है सेट बिल्डर, नाम में ही लिखा है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एक सेट को बनाने वाली फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने लायक होती है और इंपॉर्टेंट भी यही होती है सबसे ज्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट वो भी है अपने लेवल पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुकाबले उसके। ठीक है, मैंने कहा इसको करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं बच्चों जो इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या देखना। मैंने कहा कभी तुम्हें ऐसे करके 2 डॉट्स लगे दिखें, कभी इस तरीके से 2 डॉट लिखे देंगे, ये सिंबल होता है बच्चों सच दैट का। किसका? सच दैट का। कभी तुम लोग को ये सिंबल दिखे, ये सिंबल होता है बच्चों बिलोंग्स टू का। किसका? बिलोंग्स टू का। कभी यही सिंबल लगा दिखे, उसमें ऐसे कट लगा हो बच्चों, ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल होता है बच्चों ये। अगर कभी कैपिटल एन लिखा दिखे किसी सेट के अंदर, इसका मतलब होता है कैपिटल एन डिनोट करता है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? इसके बाद मैंने कहा कैपिटल एन के बाद आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर। Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। Q होता है बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल सॉरी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मैंने कहा T होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है बच्चों। T होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। मैंने कहा कभी ना R पॉजिटिव R नेगेटिव या Z पॉजिटिव Z नेगेटिव इस टाइप का कुछ दिखाई दे, एक एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, दूसरी कलम से लिखते हैं, बात इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा कभी Z पॉजिटिव लिखा दिखा या इसके बदले Z नेगेटिव दिखा दिख गया। Z पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर Z होता है। Z positive will stand for set of positive integers
एंड z नेगेटिव विल स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो z पॉजिटिव, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं एक ही चीज लिख रहा हूं, अंडरस्टूड होगा। r पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, अंडरस्टूड होगा वो। तो ये कुछ जनरल चीजें हमारे इस्तेमाल होती हैं, कुछ सिंबल इस्तेमाल होते हैं, बात बताएंगे इसके बारे में। मैंने कहा बारी आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की। मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको अच्छे से देखेंगे, थोड़ा कुछ एग्जांपल से कन्वर्ट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हम लोग को। बात क्लियर है? मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मान लो हमारे पास एक सेट ए है, 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश। ये मेरे पास बच्चों एक सेट पड़ा हुआ है, सेट ए। मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द फॉर्म इन विच इट इज रिटन राइट नाउ इज रोस्टर फॉर्म। जिस फॉर्म में ये अभी लिखा हुआ है बच्चों वो रोस्टर फॉर्म है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं ना, मैंने कहा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इन एलिमेंट्स की, जो भी इसके अंदर के एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं, उनकी एक कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पकड़ते हैं और उसके बेस पे सेट को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहूंगा इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा x, सच दैट x क्या है, x ये एलिमेंट्स हैं सारे, और ये x हर किसी की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, वो x है ये। इसको कहते हैं यहां पे जनरल x बोल दो, जनरल टर्म बोल दो, कुछ लोग इसको आर्बिट्री टर्म भी, आर्बिट्री एलिमेंट भी कहते हैं। x मतलब आर्बिट्री एलिमेंट, वो इन हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा इस सेट के अंदर वो x आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x बराबर होगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल n। अब बच्चे करते हैं ट्वाइस ऑफ कैपिटल n लिख देते हैं कुछ लोग। अरे सेट, कैपिटल n एक सेट है, सेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेट को सेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए मैं 2 इंटू कैपिटल n नहीं लिख सकता। मैं लिखूंगा 2 इंटू स्मॉल n, फिर बताऊंगा कि कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको करने से क्या होगा सुनना, मैंने कहा इसके अंदर वो x की वैल्यू आएंगी सच दैट x इक्वल टू 2n होगा, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर वाले सेट से लेना। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो स्मॉल n कैपिटल n को बिलोंग करता है ना, n की वैल्यू 1 मिल गई, 2 1 जा 2, 2 डालूंगा 4, 3 डालूंगा 6, 4 डालूंगा 8, 5 डालूंगा 10, मिलता जाएगा एंड सो ऑन। इसको कहते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की x की, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी x की यूज की, प्रॉपर्टी p फॉर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी यूज की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म a set is described, in this form a set is described by its characterizing property, characterizing property, ठीक है? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, प्रॉपर्टी किसकी होगी लेकिन वो x की, px, ठीक है? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। मैंने कहा इसका मतलब है इसको लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर x सच दैट कोई प्रॉपर्टी ऑफ x होगी px होल्ड्स, HOLDS होल्ड्स, या बोल दो px इज ट्रू। इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए px, ये प्रॉपर्टी ऑफ x क्या है, x की प्रॉपर्टी ये है कि वो नेचुरल नंबर के दुगने मेरे को दे रहा है, ठीक है? ये मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल नंबर 1 है इसका, मैं तुम्हें और एग्जांपल बच्चों दे सकता हूं। मैंने कहा ये एग्जांपल नंबर मेरा 1 था। अब हम चलते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 2 की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2, मान लो मेरे पास एक बी सेट है। मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 9 या 7, डैश डैश डैश। साफ दिख रहा है ऑड नंबर्स है सब। मैंने कहा कैसे मिलेगा मैंने कहा ये सेट मुझे मिलेगा
मैंने कहा बी सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में लिखना है। मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन करो, उससे 2 4 6 उनमें से एक एक माइनस कर दो। देखो 2 में से एक माइनस करो, एक बचेगा, 4 में से एक माइनस करो, 3 बचेगा, तो 2x 2n में से -1 कर दो। 2n - 1 कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इससे क्या हुआ बच्चों, इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर x n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 1 2 -1 1, 2 2 4 -1 3, 2 3 6 -1 5, ये मिलता जाएगा डैश डैश डैश। तो मुझे ये रोस्टर फॉर्म में था, मैंने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग को दिखा दिया। इसको कहते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों एक काम करोगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैंने लिख के दिखा दिया है तुम्हें, मैं भी कुछ बातें डिस्कस करने जाऊंगा और, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, सेट बिल्डर भी हो गया। मैंने तुम्हें सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है इतना बताया है बच्चों अभी तक, ठीक है। सेट को कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा दो फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म बता दिया, उसमें एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दी। मैंने कहा अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, जिसको कहते हैं सबसेट। क्या टॉपिक आता है? सबसेट। नाम में ही क्लियर है, सबसेट, सेट का छोटा सेट, सबसेट। ठीक है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समझते हो तुम लोग, होशियार हो, ठीक है। बात करते हैं सबसेट, बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सबसेट की बच्चों, बात करते हैं सबसेट की। एग्जाम्पल से समझाएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझाएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कुछ सिंबल्स भी, हाँ यहां पे भी कुछ सिंबल यूज होते हैं। मैंने कहा जैसे कि, मैंने कहा जैसे कि एक सिंबल होता है ये, एक सिंबल होता है ये, इसको कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ, कुछ लोग बोलते हैं इसको इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, या कुछ लोग बोलते हैं इज कंटेन्ड इन, कुछ लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं इज कंटेन्ड इन, कुछ भी यूज कर सकते हो बच्चों। अच्छा, दूसरा सिंबल होता है बच्चों, यही सिंबल बनाओ, इसको बीच से ऐसे कट कर दो, इसको कहते हैं इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, या कुछ लोग ये बोल देते हैं इज नॉट कंटेन्ड इन, इज नॉट कंटेन्ड इन। अच्छा ठीक है, इतना तक तो क्लियर है, इतना तक तो क्लियर है, ठीक है ना। मैंने कहा कुछ लोग सबसेट का सिंबल जो मैंने लिखा है ये लगाते हैं, ये। कुछ लोग सबसेट का सिंबल कभी कभी यही सिंबल लगा के उसके नीचे इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं, होता इसका मतलब भी इज अ सबसेट ऑफ है, इसका मतलब भी क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ। अब बच्चे पूछते हैं सर फिर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क कौन बताएगा? मैंने कहा मैं बताऊंगा जी, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, हम ही बताएंगे। मैंने कहा फर्क ये होता है मैंने कहा फर्क ये होता है कि जो ऊपर वाला सबसेट लिखा है ना, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। किसका सबसेट का सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। और जिसके नीचे इक्वल टू लगा होता है, ये ऑल्दो हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, दिस इज नॉट फ्रॉम आवर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये तुम्हारे सीबीएसई के एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, प्रॉपर हमारे कोर्स में ये है ही नहीं। हमारे कोर्स में बस सबसेट ऑफ का सिंबल है ये वाला। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं कभी एनडीए की, कभी जेईई की, तो तुम लोग और एग्जाम की, पन्नगर की तैयारी करते हो, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा ही देते हैं, बता देते हैं। मैं साफ बता रहा हूं, ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है। मैंने कहा इज अ सबसेट ऑफ का सिंबल है, और ये है दूसरा वाला है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मतलब मैं बताऊंगा कि इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है, उससे पहले हमें सबसेट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, मैंने कहा हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने तुम लोगों के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इस तरीके के कुछ सिंबल्स हैं।
ठीक हो गया। मैंने खाली साइड में सिंबल्स लिख रखे हैं बच्चों, ठीक है, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की अब जो बचे थे वो मैंने लिख दिए। ठीक है, मैं सबसेट का मतलब समझूंगा लेकिन एग्जाम्पल से। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझूंगा। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक सबसेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स बच्चों बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक हो गया, ये मेरे पास सब, या 5 तक ही लिखो, कोई इतना 10 इतना बड़ा सेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेट बी है मेरे पास। मैंने कहा एक सेट और है मेरे पास, एक सेट और है मेरे पास ए। मैंने कहा उसमें 2,3 लिखा हुआ है, सिर्फ 2,3 लिखा है। मैंने चेक किया कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी हैं, और बी में उससे भी कुछ ज्यादा है, मतलब बी सेट बड़ा है, ए सेट छोटा है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है। मैंने ये बात चेक की, हां ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो मैंने कहा सिंस every element of set A, मैंने कहा since every element of set A is an element of set B, every element of set A is an element of set B, therefore हम बोलेंगे A सेट जो है वो सबसेट है सेट B का। A set is a subset of set B, या A is contained in B, A is contained in B, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो मैंने कहा सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा एक कोई सेट A B का सबसेट तब कहलाएगा, मैंने कहा सेट A is called a subset of set B। लिखते कैसे हैं, A is a subset of set B, set A is called a subset of set B if every element of set A, every element of set A is an element of set B, is an element of set B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में होंगे तो उसको उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल से इस बात को तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोग के सामने नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, अब गणित आती है बच्चों, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट वाली, उसको भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट को भी सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा कब प्रॉपर होता है कब इम्प्रॉपर होता है। मैंने कहा सबसेट मतलब होता है छोटा हिस्सा, सबसेट मतलब होता है छोटा हिस्सा। एक्स्ट्रा बात है बच्चों, हाँ एक नोट लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा बात है, थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बात है, एक्स्ट्रा बात है। बात यह है, अच्छा यहां पे ए बी का सबसेट है, तो बी क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी जो है वो ए का सुपर सेट, बड़ा सेट है ना, सुपर सेट। मैं ये भी लिख देता हूं बच्चों, हेयर सेट बी इज नोन एज, here set B is known as super set of set A। set B is known है, जो बड़ा है उसको सुपर सेट ऑफ सेट A। यहां पे सेट B को सेट A का सुपर सेट बुला सकते हो। ठीक है, here set B is called super set of set A, ऐसा कह सकते हो बच्चों। मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूं। ठीक हो गया। मैंने कहा जानकारी यह है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं
और बी में ए से ज्यादा एलिमेंट्स हैं कुछ, जैसे इसमें ए के सारे एलिमेंट बी में है 2,3 और उसमें उससे भी कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। बड़ा सेट होना चाहिए दूसरा वाला जिससे देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं, चलो मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। मैंने कहा एक बी सेट है, मान लो 1 2 3 4 5, और मैंने कहा एक सेट है ए 2,3, ठीक है। मैंने कहा यहां पे ए सेट को प्रॉपर सबसेट कहते हैं सेट बी का। क्यों क्यों कहते हैं? मैंने कहा सेट ए, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैंने कहा इसको पढ़ेंगे सेट ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? मैंने कहा क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है सेट बी में, ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। अच्छा, कब नहीं होगा प्रॉपर? बहुत आसान बात है बच्चों, सबसेट मतलब छोटा हिस्सा होता है। क्योंकि मैंने कहा मान लो एक सेट मेरे पास बी है 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा एक सेट ए और है, मैंने कहा उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। लो पूरा सेम हो गया ये तो। मैंने कहा यहां पे ए जो है वो बी का सबसेट तो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, सबसेट तो हो गया। लेकिन ये इक्वल भी तो है ना, नीचे से इक्वल टू का साइन भी लगा दो। अच्छा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है सेट बी में, मतलब सुपर सेट नहीं है उसका वो। इसका मतलब है ये सबसेट तो है, ए सेट बी का सबसेट है, लेकिन इम्प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए उसको उसका छोटा हिस्सा होना पड़ता है। ये बहुत टफ बात नहीं है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो कहते हैं सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ set B as set B contains no extra elements, extra element है ही नहीं, set B contains no extra elements than set A। इतनी सी बात होती है बच्चों, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट करोगे, तो बहुत बेसिक सी बात हम लोगों ने एक डिस्कस करी आप लोगों से, एक नोट था, एक बेसिक सा नोट हमने आपसे डिस्कस करना था, जो मैंने डिस्कस किया आपसे फिलहाल, ठीक है ना। कोशिश की मतलब डिस्कस करने की, ठीक है। इसको आप लोग नोट करोगे बच्चों, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें सबसेट के बाद टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाना चाह रहा हूं, कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाऊंगा। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, आगे को चीजें कर देते हैं, ठीक है। आगे को डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। नोट हो गया होगा ना। मैंने कहा सबसेट के बारे में और बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अब टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। टाइप्स ऑफ सेट नहीं पढ़े थे हमने, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स, मैंने कहा ये पढ़ने के लिए मैं एक छोटा सा तुम्हें साइड में एक बात बताऊंगा, एक छोटी सी बात बताऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल याद रखनी होगी बच्चों, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगा साइड में,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको देखोगे बहुत ध्यान से। मैंने कहा एक छोटा सा वर्ड यूज करने वाला हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या यूज करने वाला हूं? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये क्या होता है जी, इसको समझ लेते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं पता नहीं कौन सी भयानक सी मैथ्स का शब्द है। अरे कुछ नहीं है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट जानना है। मैंने कहा मान लो, एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक सेट ए है, P, Q, R। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक सेट है P, Q, R। मुझे निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए राउंड ब्रैकेट में n, राउंड ब्रैकेट में a। इसको रीड करते हैं रेड एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। मैंने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने गिने 1 2 3। तो मैंने कहा सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, एन ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3 है, तो उसको कहते हैं एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्या मतलब होता है कार्डिनल नंबर का? किसी सेट में कितने एलिमेंट्स है गिन लो, वो उसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is known as its cardinal number, is its cardinal number, उसके कार्डिनल नंबर कहते हैं उसको। क्लियर? आप लोग के सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है जो मदद करेगी। मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट आता है बच्चों एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट स्टैंड्स फॉर खाली, एम्प्टी सेट। कुछ लोग इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, कुछ लोग इसको नल सेट कह देते हैं, नल सेट। कुछ लोग इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड, खाली, वॉइड सेट। कुछ लोग इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, मैंने कहा अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, या ऐसा बोल दो अ सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 0, या ऐसा बोल दो अ सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 0। मैंने कहा एग्जाम्पल दो एम्प्टी सेट का। मैंने कहा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा एक सेट ए है मेरे पास, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर अदर देन x इज अ इवन प्राइम नंबर other than 2। x एक प्राइम नंबर है 2 के अलावा, इवन प्राइम नंबर है 2 के अलावा। हमें तो जानकारी है ना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब है कोई इवन प्राइम नंबर बचा ही नहीं। तो मैंने कहा ए सेट एम्प्टी सेट होगा। कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा ए सेट एम्प्टी सेट होगा, उसको दिखाने के लिए मुझे ए को फाइ लिखना पड़ेगा। एक सिंबल है फाइ, 0 को ऐसे खड़े करके कट कर दिया, इसको फाइ कहते हैं। ये एम्प्टी सेट को दिखाता है। या तो ये लिख दो, या ऐसा कर सकते हो a इक्वल टू ब्रेसेस बनाओ और अंदर कुछ मत लिखो उसके। बच्चे गलती करते हैं, ब्रेसेस के अंदर फाइल लिख देते हैं एम्प्टी सेट। गलत गलत गलत, बहुत गलत बच्चों, बहुत ही गलत। क्यों? क्योंकि अगर a सेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर फाइल लिख दोगे, इसका मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट है जो फाइल है, इसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। लेकिन इसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या जिसके अंदर नो एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए या तो खाली ब्रेसेस बनाओगे या a इक्वल टू 5 लिख दोगे। इसको कहते हैं बच्चों एम्प्टी सेट, नल सेट, या ऐसा भी बोल सकते हो वॉइड सेट। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मैंने कहा दूसरा डेफिनेशन होता है बच्चों सिंगलटन, नाम में ही है, जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट।
मैंने कहा सिंगलटन सेट की बात हो रही है, सिंगलटन सेट की बात हो रही है। मैंने कहा अ सेट, मैंने कहा अ सेट which contains only one element in it, a set which contains only one element in it is known as, एक ऐसा सेट बच्चों जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, is known as a singleton, is known as a singleton set। ऐसे सेट को क्या कहते हैं बच्चों? सिंगलटन सेट कहते हैं। या ऐसा बोल दो, एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। और ऐसा भी बोल सकते हो अ सेट whose कार्डिनल नंबर इज 1, एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो। मैंने कहा एग्जाम्पल, ए सेट है, ए सेट है x such that x is a even prime integer। मैंने कहा इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो है खाली 2, क्योंकि 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोग को। तो ये दो टाइप ऑफ सेट, एक एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट हमने पढ़ा है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सॉरी भाई, देखो ये तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला है बच्चों इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अगला है, तीसरा सेट है इक्विवेलेंट एंड इक्वल, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट है बच्चों। अगला है इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट है, ठीक है। अगला है बच्चों इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट। मैंने कहा जानते हैं एक एक करके इन दोनों को। मैंने कहा शुरुआत करते हैं इक्विवेलेंट सेट से। मैंने कहा एग्जांपल से ही पता करेंगे, डेफिनेशन बात की बात है। मैंने कहा एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 कॉमा 5 कॉमा 6। देखो ना इसके इसमें ही है ना इसके इसमें है, इनमें कुछ सेम एलिमेंट्स है नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए हमें बस इतना चाहिए होता है बच्चों कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मैंने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, अभी पढ़ा था ना एक टॉपिक कार्डिनल नंबर, मैं दिखा देता हूं बच्चों, कार्डिनल नंबर करके एक टॉपिक अभी पढ़ा था। तो मैंने कहा कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने कहा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर हो जाएं, तो मैंने कहा सेट ए, देयरफॉर सेट ए and set B are equivalent sets। सेट ए और सेट बी कैसे सेट्स हैं बच्चों? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो मैंने कहा टू सेट्स सेट ए एंड सेट बी are called equivalent sets
if their cardinal numbers are same, their cardinal numbers are same, that is cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B. अगर ऐसा होगा तब, ठीक है। ये हो गया, मैंने कहा ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। मैंने कहा अब बारी आ जाती है इक्वल सेट की, अब बारी आ जाती है इक्वल सेट की। देखो इक्वल सेट क्या होता है, मैंने कहा दो सेट, सेट और बी, ए और बी इक्वल कब होते हैं। मैंने कहा एग्जांपल दे देता हूं सीधा पहले। मैंने कहा एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने कहा एक और सेट है मेरे पास बी, उसमें है बी कॉमा सी कॉमा ए। मैंने कहा सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, इससे तो साबित होता है ए बी का सबसेट है, और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, इससे साबित होता है बी ए का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो उनको इक्वल कहते हैं, या अगर कोई दो एलिमेंट, दो सेट्स एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हो, इम्प्रॉपर सबसेट्स हो, तो वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल सेट्स होते हैं। बहुत सारी बातें पता चल गई, लेकिन हम सिंपल बात लिखेंगे। मैंने कहा सेट ए एंड सेट बी are said to be equal sets अगर every element of set A, every element of set A is an element of set B and every element of set A B का एलिमेंट हो, और and every element of set B is an element of set A। ठीक है, तो तब कहते हैं देन सेट ए एंड सेट बी या सेट टू बी इक्वल। जब ऐसा हो तो इसका मतलब है ए बराबर बी लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं ऊपर, इसमें इक्वल नहीं लिखते क्योंकि वो इक्वलेंट होता है, इक्वल नहीं होता। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। मेरी बात बहुत आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने ये तो बता दिया तुम्हें इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ऐसा बोल सकता हूं कि ये सेट दोनों इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट भी हैं, इसका मतलब है हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। इसका मतलब है एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। हर एक इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है बच्चों। बात क्लियर है? ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। मैंने कहा सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इफ, आई डबल एफ इफ लिख रहा हूं, इफ मैंने कहा ए जो है वो बी का सबसेट हो, अब मैं इक्वल भी लगाऊंगा, और जो है बी जो है वो ए का सबसेट हो। अगर ए बी का, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता, तुमने पहले ए को चेक किया, ए बी का सबसेट निकला, उसके बाद बी को, मैंने तुमसे पहले ही कह रखा हमारे कोर्स में नहीं है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली बात, तो एक ही बात है, तुम बस प्रॉपर इम्प्रॉपर का मतलब समझो। कोई चीज इम्प्रॉपर तब होती है जब इसके सारे इसमें हो, इसके भी इसमें हो, तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर नहीं। प्रॉपर तब सबसेट, सबसेट क्या होता है, छोटा हिस्सा। प्रॉपर हिस्सा कब होगा, जब उसका छोटा हिस्सा होगा। सेम हो गए तो प्रॉपर कहेगा, फिर तो वो इम्प्रॉपर ना।
और इसका उल्टा भी होगा, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। सेट ए इक्वल टू सेट बी है, बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। उल्टे दोनों होने चाहिए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। यही डेफिनेशन होती है, यही डेफिनेशन होती है। बात क्लियर? ठीक हो गया। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं। मैंने कहा चौथे नंबर का मेरे पास सेट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नंबर 4 मेरे पास, नंबर 4 आता है बच्चों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मेरे पास नंबर 4 सेट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मैंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। शुरुआत फाइनाइट से करते हैं। शुरुआत फाइनाइट सेट से करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फाइनाइट सेट क्या होता है? मैंने कहा एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर नो नो, या एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को तुम गिन पाओ और वो गिनती खत्म हो जाए। गिन पाओ तो तुम इनफाइनाइट एलिमेंट को भी गिनते रह जाओगे ना, गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन गिन तो पाओगे ही ना, गिन तो पाओगे ही ना। तो मैंने कहा फाइनाइट सेट क्या होता है? मैंने कहा अ सेट whose elements can be counted or labeled। मैंने कहा a set whose elements can be counted or labeled by using natural numbers, by using natural numbers, and the process of counting terminates, the process of counting खत्म हो जाए, process of and the process of counting terminates after a certain natural number, after a certain natural number n, after a certain natural number n, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर n पे। या ऐसा बोल दो, ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर नो नो, ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, एक ऐसा सेट, अ सेट whose cardinal number is known, cardinal number is known, जानते हो तुम, ठीक है। मैंने कहा एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा सेट ए, मैंने कहा 1 2 3 4 5। मैंने कहा एक और भी दे दूं। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 सेट बी दे दो। मैंने कहा मान लो 2 4 6 8 या 2 4 6, गिन सकते हो ना, गिन सकते हो। अब बारी आती है बच्चों इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट के बाद बारी आती है जिसको तुम गिनना पाओ, जिसका कार्डिनल नंबर नोन ना हो, जिसको तुम गिनना पाओ और उसका कार्डिनल नंबर नोन ना हो, ठीक है। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, अ सेट हुज कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। मैंने कहा a set whose elements cannot
कैन नॉट बी काउंटेड और लेबल्ड, कैन नॉट बी काउंटेड और लेबल्ड यूजिंग नेचुरल नंबर्स। या ऐसा भी बोल सकते थे या ऐसा भी बोल सकते थे एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर इज नॉट नोन, एक ऐसा सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट नोन बच्चों, नॉट नोन। इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नोन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश, गिन लो, गिन के दिखा दो। मैंने कहा एक और एग्जांपल देख लो, एक सेट है बी 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको भी नोट कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। तो मैंने तुम लोग को बच्चों ये टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ा दिए, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तुमने लग रहा होगा मैंने 4 ही पढ़ाए, नहीं बच्चों, हमने तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने वो मिक्स कर दिए लास्ट के दो ना, दोनों पार्टों में 2-2 लिखा दिए, एक्चुअली वो 6 लिखाए हमने, 6। ठीक है, हमने सबसेट भी जाना बच्चों, सबसेट क्या होता है वो भी जाना हमने। ठीक है, व्हाट इज सबसेट वो भी जान लिया। मैंने कहा सबसेट क्या होता है, सेट ए सबसेट कब तब कहलाता है सेट बी का, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, और ऐसे केस में सेट बी उसका सुपर सेट होता है। अगर सेट बी उसका सुपर सेट है, मतलब बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हैं ए से, इसके सारे इसमें हैं और उसमें कोई और भी है, तो ऐसे केस में उसका प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। वरना अगर वो सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको उसका इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। ये कुछ सिंबल्स थे जो हमने यूज किए। ठीक है, ये हमने सबसेट के बारे में जाना। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनोगे बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगला जो लेक्चर 2 होगा उसमें सबसेट दोबारा से बोलूंगा और सबसेट से आगे को टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली चैप्टर है बच्चों, इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सब बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बच्चों इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करो, इसको देखो, इसके बाद चाहो तो रिलेशन चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हो, तुम्हें अब रिलेशन समझ आने लगेगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है अगली रिलेशन चैप्टर की, उसको भी देखो बच्चों, वो बढ़िया लगेगी, तुम्हें समझ में भी आएगी। ठीक है, फिर फंक्शन पे भी बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस पे भी बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, पूरी देखो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, स्टेटस में लगा दो हमारे लिए अगर कर सकते हो तो। ठीक है, इतना आप भी हमारे लिए कर सकते हो, हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारी साइड से आपको बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों।